ये दुनिया की शायद ऐसी पहली दुल्हन होगी जिसे पता ही नहीं कि उसकी खुद की शादी हो रही है। उसकी शादी की रस्में भी निभाई जा रही है उसके साथ। घर वालों ने ऐसी मीठी साजिश करी है कि उसको पता ही नहीं चल रहा। रस्में भी हो रही है और उसको सरप्राइज भी दे देंगे। शायद शादी के मौके पर ही उसको सरप्राइज मिलेगा, तभी पता चलेगा अच्छा मैं दुल्हन हूँ। शौर्य जैसा जैसा चाह रहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। घर वाले भी शौर्य की बातों को एक के बाद एक मानते जा रहे थे और वहीं दूसरी ओर अनोखी इन सब बातों से अनजान थी कि भाई उसके साथ अचानक से एक के बाद एक रस्में क्यों हो रही है, क्योंकि उसके लिए तो शौर्य की दुल्हन शगुन जो है। अब सच में ऐसा अगर किसी लड़की के साथ हो तो कितना मजा आता है ना। दुल्हन बनने वाली है वो, लेकिन उसे पता ही नहीं है। इतना बड़ा मास्टर प्लान आप सबने मिलकर बनाया और मुझे भारत तक नहीं लगने दी। हाँ, अब समझ में आया मुझे कि कैसे आस्था मैम ने मुझे बहाने से वो शगन की थाली बुला दिया था और अभी बस कैसे बहाने से मेहंदी लेनी थी, वो कैसे नाम लिख दिया मेरा। अब शौर्य एक प्रोफेसर है और वो अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, उसे कैसे गोल गोल घुमाना है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं और यही फार्मूला उन्होंने अनोखी पर भी आजमाया। लेकिन कोई नहीं शौर्य, आपका अनोखी से प्यार करने का फैसला और उसके बाद आपने जो सोचा ना कि शादी करेंगे अनोखी से, यही सबसे बड़ी बात है। हम लोग एक्चुअली रस्में तो सारी कर रहे हैं, तो पूरा हफ्ता ऑडियंस को बहुत एंजॉय करने को मिलेगा। जैसे शगन से शुरुआत करते हैं जो अभी आ गया है, फिर उसके बाद अभी मेहंदी चल रही है, फिर शादी होगी कि किसके साथ होगी। अनोखी बेचारी, उसको कुछ नहीं पता, वो बस भुगत रही है बिकॉज ऑफ PS एंड PS एज यूजुअल ही इज ट्राइंग टू बी वेरी प्लेफुल हैविंग, ये खुद ही मजे ले रहे हैं। अनोखी बेचारी रोई जा रही है। अनोखी को जब पता चला कि भाई पूरे घर वाले और शौर्य मिलकर बस उसे यूं ही परेशान कर रहे थे, और ये हुआ कब, जब अनोखी से रहा नहीं गया, उसने अपने प्यार का इजहार PS से कर दिया। PS के बिना वो जी नहीं सकती है। आखिर कब तक सब परेशान देख सकते थे अनोखी को। आखिरकार शौर्य की माँ ने वो राज खोल ही दिया। ये जानकर सच में अनोखी भी सोच में पड़ गई कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ बन गई। न चाहकर भी ये सारी रस्में उसके साथ हुई एक एक करके। दुल्हन को यही नहीं पता कि वो दुल्हन है एंड वो तो बस ऐसे ही खाना खा रही है, वो भी काम के चलते हैं। ऐसा था कि PS उसको बोलते हैं कि खाने का अरेंजमेंट देखने के लिए कोई है नहीं, कंप्लेंट्स बेफालतू में किए जा रहे थे बिकॉज PS की प्लानिंग थी कि ये खाना खा ले, क्योंकि पता है कि बहुत अपसेट है, खाना नहीं खाएगी, तो बहाने से कैसे भी खाना खिला देते कंप्लेन कर करके। खैर राइटर का ये आइडिया सच में अनोखी की तरह एकदम अनोखा रहा। सुंदर सी इस होने वाली दुल्हन को जरा आज जी भर कर देख लो। अनोखी खूबसूरत तो है ही, लेकिन आज सच में राजकुमारी से कम नहीं लग रही है। बहुत मजा आता है वेलवेट में काम करके, बहुत ही ठंड लगती है उसमें, बड़ा मजा आया हमें काम करके। तो अलग से, पर बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होती है सारी चीजें, हम बहुत इजीली काम करते हैं पहन के ऐसे। हाँ, तो थीम एक्चुअली वेलवेट है कि नहीं पता नहीं, बट सबरवाल्स इन ब्लू, बलाजा इन क्रिम्सन रेड एंड मरून, और जो भी बोलिए, तो वो एक्चुअली एक थीम है, डार्क कलर। अब मेहंदी का फंक्शन दुगना हो जाएगा जब दूल्हा और दुल्हन मिलकर सारी रस्में निभाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अनुपमा की सौतन काव्या को मिला है दुनिया का सबसे बड़ा सुख। नहीं, शादी तो हो ही गई थी उसकी, लेकिन आज मिली है उसको मेड, और वो भी सिर्फ 2 लोगों का काम करने वाली, जो काव्या और उनके पतिदेव वनराज का काम करेगी। तो कहेंगे ना आप, सबसे बड़ा सुख,
क्योंकि बहुत लोग बेचारे इस लॉकडाउन के समय में, ये कोरोना काल में बाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी को बाई नहीं मिल रही, किसी को मेड नहीं मिल रही, लेकिन इसको मिल गई। तो देखो कितनी खुशी छा गई काव्या के चेहरे पर। ये देखिए, काव्या को एक तो अनुपमा के घर में एक किराया देकर वनराज और वो रह रहे हैं, और उस पर इतना ताव दिखा रही है कि घर में वो एक नौकरानी भी लेकर आ गई है। ये नौकरानी केवल एक काव्या और उसके पति वनराज का ख्याल रखेगी, यानी कि ये काव्या जानबूझकर ऐसा कुछ न कुछ जरूर करती है जिसकी वजह से हर किसी को प्रॉब्लम हो। गीता, डोंट फॉरगेट कि तुम्हें मैंने हायर किया, इसलिए यहाँ पे तुम सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काम करोगे, ओके? और अगर कोई भी और तुमसे कोई भी काम करवाने की कोशिश करे तो तुम साफ मना कर सकते हो। ना किसी की बात सुनने की, ना दबने की कोई जरूरत है, ओके? शुरू में तो काव्या को थोड़ी बहुत चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज इतना जो कलेश क्रिएट करके काव्या जब इस घर में आई है तो फिर नेचुरली इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस फॉर हर, राइट? तो थोड़ा बहुत है, अप्स एंड डाउन्स है, मगर काव्या इज़ ट्राइंग हर बेस्ट एंड एट द सेम टाइम वो अपना जो स्टैंड है वो नहीं छोड़ती है। शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू सीन दैट नाउ। सो इसीलिए वो अपने पॉइंट्स भी शी ऑलवेज पुट्स अक्रॉस अ पॉइंट, चाहे उसके सामने कोई भी हो, बापूजी हो, बा हो, कोई भी हो, वो डरती नहीं है। शी इज़ ट्राइंग टू मेक स्पेस फॉर हर सेल्फ हियर इन द फैमिली एंड द हाउस। अब खाना बनाने तो उसे आता नहीं है और उस पर वो ऑफिस भी जाती है, तो भला इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी। इसीलिए उसने नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया है। अब ये नौकरानी इस चेहरे से तो तेज लग रही है, अनुपमा के किचन में ये अपने हाथों का स्वाद कैसे जमाएगी। क्या होता है ना घर में, बिकॉज इतने सारे लोग हैं और काव्या को खुद टाइम नहीं मिलता। शी इज़ अ वर्किंग वूमन यार, आफ्टर ऑल, तो शी डजंट हैव टाइम टू कुक एंड गो टू जॉब एट द सेम टाइम। तो इसीलिए बहुत क्लियर कर दिया है उसने पूरी फैमिली को कि ठीक है मैं काम करती हूँ, ठीक है अनुपमा तो करती आई है, तो मे बी शी इज़ यूज टू द ग्राइंड के घर पे खाना भी बनाना और बाहर काम भी करना, बट काव्या इज़ नॉट द सेम पर्सन। तो इसीलिए उसने बहुत क्लियर कट सबको बता दिया है कि एक मेड आएगी और बाकी किसी को अगर काम नहीं करवाना है तो नो प्रॉब्लम, वो और वनराज वो मेड यूज़ करेंगे ताकि उसके लिए भी इजी हो, शी कैन मैनेज हाउस एंड वर्क एट द सेम टाइम। तो अब मेड की एंट्री हुई है और अब इससे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप देखेंगे। खैर, अनुपमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है काव्या घर में एक नौकरानी लाए या फिर 10, उसे तो अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना है जो वो अच्छे से रखती है। और रही बात खाने की, तो अनुपमा का खाना सबको पसंद है और सबसे ज्यादा वनराज को। तो बताओ काव्या, क्या नौकरानी अनुपमा के खाने का मुकाबला कर पाएगी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आपने तो खुद ही मुसीबत बुला ली है। अब देखना, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि वनराज को इस नौकरानी के हाथों से बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आगे आपकी मर्जी कि आप इस नौकरानी को कितने दिनों तक घर में रखती हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपने फिल्मों में कभी कभी बम से किसी के चिथड़े उड़ते देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पत्थर से किसी का चिथड़ा उड़ते देखा है? नहीं ना। अब देखिए, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे नाम का जो सीरियल है, उस सीरियल में पत्थर से चोर का चिथड़ा उड़ाया जा रहा है। जब पति पर मुसीबत आती है तो पत्नी उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, और जब पत्नी पर मुसीबत आती है तो पति अपनी पत्नी का बाल भी बांका नहीं होने देता है। ये कुछ ऐसी ही तो है दर्श और नंदिनी की कहानी।
तो घर के बाहर बस निकलते ही है और वहाँ पर मेरा बैग चोरी हो जाता है। और वो तो चोरी होती है, बट अभी एक चोरी होने वाली है जो घर में ही होने वाली है। लेकिन वो कौन चोरी करेगा और वो घर का कौन इंसान होगा वो तो मैं भी ढूंढूंगी, नंदिनी को भी ढूंढना पड़ेगा, वो नहीं पता है। बट हाँ, दो चोरियाँ हो रही है, एक बैग की चोरी और एक और चीज़ की चोरी। घर की चौखट पर न जाने कहां से चोर आ गया, और तो और चोर आया तो सही, और देखिए आते ही उसने नंदिनी का पर्स चोरी करने की कोशिश की। अब भला ऐसा कौन सा चोर हो सकता है जो दिन दहाड़े यूं घर की चौखट पर सारे मेंबर्स के सामने ऐसी हरकत करे। अब भी लिखा गया है जैसा, एक्टर्स भी तो वैसा ही शूट करेंगे। खैर, नंदिनी के दोस्त ने पहले उस चोर को पकड़ने की कोशिश की और उसके बाद जब वो कामयाब नहीं हुआ तो देखिए फिर एंट्री हुई दर्श की। दर्श ने एकदम हीरो वाला काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमेशा की तरह दर्श ने किसी ना किसी तरह से बचा ही लिया। चोर भाग रहा होता है और वो एक निशाना मारता है पत्थर का और चोर जो है गिर जाता है। फिर आगे बहुत ड्रामा क्रिएट होता है। अब भाई सॉरी, हीरो है तो हीरो वाला ही काम करेगा ना। ये देखिए कैसे पत्थर एकदम निशाने पर लगा और चोर बेचारा धरा का धरा रह गया। अब ये तो छोटी सी चोरी थी, लेकिन नंदिनी का कहना है कि एक और चोरी होने वाली है जो घर के अंदर होगी। अब उस चोरी को होने से दर्श और नंदिनी कैसे बचाएंगे? बाहर वालों का सामना तो कर लिया, घर वालों का कैसे करेंगे? मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। यूं तो आपने श्रेणु परेख को टेलीविजन सीरीज में बहुत बार देखा है, साजिशों का सामना करते हुए भी देखा है, लेकिन अब वो सामना करेगी षड्यंत्र का। या हो सकता है कि वो खुद षड्यंत्र का हिस्सा हो, या फिर वो षड्यंत्र का शिकार। अब क्या है ये षड्यंत्र? ये अगर श्रेणु खुद बताएगी तो मजा आएगा ना। तो चलिए बातें करते हैं श्रेणु परेख के साथ। गुजराती गर्ल का गुजराती वेब शो जो आ रहा है। मैं जगत बहू હું તારા બાળકની પણ હું કેવી રીતના મા બનું રે હું તારા બાળકનો બાપ બનવાનો છું ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? 30 मार्कांची दिलेली जुबान कधी परत जात नाही। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मैं ए बाबा ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। फिल्मों में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में यूं तो आप हमेशा इस सितारों को देखते हैं षड्यंत्र रचाते हुए या फिर करते हुए, लेकिन आज श्रेणु पारेख यानी कि शालिनी, अपरा मेहता यानी कि पन्ना बेन और हाँ पारस, इन तीनों के साथ SBS ओरिजिनल करने वाला है षड्यंत्र। अब ये स्टार कास्ट जल्द ही नजर आने वाली है गुजराती वेब सीरीज में, जिसका नाम ही है षड्यंत्र। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो भाई जब नाम षड्यंत्र हो तो इनके साथ भला षड्यंत्र क्यों न किया जाए? केम श्रेणु साचू बोलू ने? ओए हसीना, तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है? तो चलिए हम सब ने आपके लिए कुछ ऐसे फेमस डायलॉग फिल्मों के निकाले हैं जो हिंदी में हैं, लेकिन आप सबको इन डायलॉग्स को पंजाबी, मराठी और हाँ गुजराती में ट्रांसलेशन करके बोलना है। अब ये आप सबकी चॉइस है कि डायलॉग को कैसे और किस अंदाज में बोलना है। मराठी। अरे वाह, लकी यू यार। लकी। हाँ, ट्यूब से निकला हुआ पेस्ट और 30 मार्का की दी हुई जुबान कभी वापस नहीं जाती। ट्यूबमधून निघालेला पेस्ट आणि 30 मार्कांची दिलेली जुबान कधी परत जात नाही। क्या बात है, लवली लवली लवली। 30 मार्का में एग्जैक्टली शी वाज देयर।
जय भगवान। जय भगवान के दूं मैं। अरे भाई बंगाली भाई, ये तो मेरे से बिल्कुल ना। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मोड़ा में के रतगुलू मुक्की पति बोल એટલે बंगाली ऑनेस्टली आई कांट डू दिस। बंगला बोलची। मेरा एक फेवरेट कार्टून है शिनचैन, मैं उसकी आवाज में बोल देती हूँ लेट्स डू समथिंग डिफरेंट ब्रो, ये करेक्ट है। ओके सो शिनचैन सेज लाइक दिस, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ये शिनचैन का के तू थी। और मैं भी सीधा गुजराती वाला इंग्लिश। अरे यार सो That's so easy for him. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द स्लैप, आई एम अफ्रेड ऑफ लव। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। बाल्टी ला लो जरा। मैं तुम्हारी हूँ तारा ना हूँ तारा દીકરા ની બાળક. હા બાળક સોરી कुछ भी हो सकता है। હું તારા બાળકની પણ હું કેવી રીતના મા બનું રે हाँ હું તારા દીકરાનો બાપ બનવાનો છું બરાબર था ना बराबर છે. मैं तेरे बच्चे की माँ बन मैं तो माँ नहीं बनूंगा ना હું તારા બચ્ચાની બાળક નહીં. હું તારા બાળકની હું તારા બાળકનો બાપ બનવાનો છું। अच्छा ये शिनचैन के इसमें चाहिए। कोई भी आवाज। दिस इज बाबू बाबू भाई। आई मीन दिस इज बाबू राव। हाँ गणपत राव आपटे उठा ले रे बाबा। ठीक है चलो, तो ये मैं शिनचैन के इसमें बोलती हूँ, उठा ले रे बाबा उठा ले, मैं तो कोई नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ओए हसीना तुम्हें शिमला मिर्च पसंद है। क्या याद आया पता है? ए बाबा ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा कुछ तो दे दे रे बाबा। But that's how Shinchan says, yeah. You should watch more cartoons. अब हमें भी आपके साथ ये वाला षड्यंत्र खेल के बड़ा मजा आया, क्योंकि हमने भी इन सब डायलॉग को हिंदी में सुना है, अलग अलग भाषाओं में सुनकर आज सच में बहुत मजा आया है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। दो साल के बाद लौटी है प्रज्ञा। जी हाँ, अब प्रज्ञा के रंग रूप बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि 2 साल के लीव में शायद उसने अपने बॉडी के लिए, अपने फेस के लिए, अपने लुक के लिए ऐसा काम किया है कि वो जब आई ना तो 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही, क्या लग रही है। हाँ, देखने वाले तो यही कहेंगे कि क्या लग रही है। हीरोइन तो वो इस शो की सालों से है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी भी प्रज्ञा ने इस शो की हीरोइन होने का हक नहीं जताया। ये वही प्रज्ञा है जो दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचती है। प्रज्ञा के लिए सबसे पहले उसका परिवार है। सालों से वो यही सोच रही थी, उसकी दुनिया में अभी के अलावा कोई और था भी तो नहीं। शायद इसी की सबसे बड़ी सजा मिली है प्रज्ञा को। 2 साल में प्रज्ञा सीधे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई और अब वो एक बिजनेस आइकन वुमन बन गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड भी मिला है। दो साल में प्रज्ञा इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी, इतनी बदल जाएगी, भला ये किसने सोचा होगा। खास करके अभी ने तो कभी नहीं। अभी जिस प्रज्ञा को जानता था वो प्रज्ञा मेहरा थी, और ये है प्रज्ञा अरोरा, जो ग्लैमर की दुनिया जानती भी है, पहचानती भी है। अब कौन कहेगा कि प्रज्ञा की 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं। भाई, प्रज्ञा के इस नए लुक को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। कुमकुम भाग्य सीरियल की लीप की यही तो खासियत होती है। जब जब लीप होता है, सितारे और भी जवान होकर लौटते हैं।
खैर अब प्रज्ञा अपनी आंटी से कह रही है कि उसे इंडिया जाना है, लेकिन प्रज्ञा की आंटी जानती है कि इंडिया में प्रज्ञा को कुछ नहीं मिला है सिवाय नफरत के। लेकिन आंटी जी, जब प्रज्ञा इंडिया आएगी तभी तो कहानी में आगे ट्विस्ट आएगा। अभी के साथ वो रिवेंज लेगी और अभी प्रज्ञा के फैंस के लिए ये सबसे बड़ा टास्क होगा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुम है किसी के प्यार में ना अक्सर लोग इतनी लड़ाई करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं कि देखते देखते कभी कभी लगता है अरे यार बहुत हो गया यार, इतना लड़ाई झगड़ा कौन करता है। लेकिन शुक्र है आज शायद हमारे दिल की बात उन्होंने सुन ली और मजाक मस्ती के मूड में आ गए। देखिए यहाँ किसी का मजाक उड़ रहा है और कोई मस्ती कर रहा है। सई को समझ में नहीं आ रहा है कि वो नाराज हो या फिर खुश हो। वैसे अब खुश होने की कोई खास वजह तो नहीं है, इसीलिए चलिए थोड़ा सा दुखी ही हो जाते हैं, ऐसा सोचा सई ने। अब पाखी के घर जो पार्टी होने वाली है, सासू माँ चाहती है कि उस पार्टी में उनकी बहू रानी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, जिसके लिए सासू माँ ने खूब सारी तैयारी की है। अब सास बहू के इस पचड़े में विराट भी कूद पड़ा है। वो तो मजे ले रहा है, सई को छेड़ना उसे पसंद जो आता है हर वक्त। अब आपको बता दे, सई इस पार्टी में कुछ इस कदर तैयार होने वाली है कि सब उसे देखते ही रह जाएंगे। अरे भाई, तैयार होने में 2 घंटे जो लेने वाली है सई। खैर हमें तो इंतजार है उस पार्टी का जहां पर सई के साथ विराट जाएगा और दोनों पार्टी में एंट्री मारेंगे। उस वक्त पाखी का हाल कैसा होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए SBS ओरिजिनल्स में ओरिजिनल मुलाकात, वो भी ग्रहण के कलाकारों से। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कलाकार किस पर ग्रहण लगाने वाले हैं, या उनकी जिंदगी में ये ग्रहण कैसे आने वाला है, कहाँ आने वाला है, OTT पर ग्रहण लगाने वाले हैं या फिर कुछ और। चलिए इनसे बातें करेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। Firstly, I would like to congratulate you all. I saw the trailer, बहुत ही अच्छा था, बहुत intense. It gave me goosebumps. मेरा first question ये होगा, I want all the actors to give a glimpse of your character, and what was the most challenging part about playing your character? Anyone can go. I'll go then. Yeah. So I'm playing Manu, and मनु बहुत ही प्यारी सी लड़की है, अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की है, फिल्में बहुत पसंद है उसको और खुश रहती है हमेशा, ज्यादा उलझती नहीं है बहुत सारी चीजों में, जैसे आजकल हम वी ऑल गर्ल्स आर। मनु इज नॉट वन ऑफ देम। मनु इज वेरी खुद की दुनिया में रहने वाली। एंड फॉर दिस कैरेक्टर आई थिंक इंस्टेड ऑफ लर्निंग और प्लानिंग कि मैं इसको कैसे प्ले करूं, आई थिंक आई रियली हैड टू अनलर्न अ लॉट। मुझे अपने आप को फ्री और ज्यादा नहीं सोचना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी कि मैं ज्यादा सोचूं ना, ज्यादा
उलझू ना चीजों में। तो दैट्स व्हाई मैं सबको ये बोलती हूँ मुझे इतना मजा आया कैरेक्टर प्ले करने में, क्योंकि ये कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे इतना बिंदास होना पड़ना था, अपने आप को अनलर्न करना था, और मतलब एक बहुत ही पीसफुल सा, जब आप ज्यादा नहीं स्ट्रेस में होते हो तो बड़े पीसफुल होते हो। तो आई थिंक आई वाज प्रैक्टिसिंग टू बी इन पीस एंड टू बी हैप्पी फ्रॉम विद इन। So I think this character also, while playing this character, I was in a very, very good space in my life also, because this character kind of taught me that. So yeah. I play Amrita Singh, and as all of us are in life, she's a mix of lots of contradictory traits. वो restless भी है, लेकिन focused भी है. She feels complete, yet something is incomplete. तो अमृता की और मेरी भी same journey थी फिल्म में. I generally like people and characters that are in some, कुछ उनका कुछ ऐसे phase of transition हो रहा है. They're becoming who they're supposed to be, or who they want to be, who they choose to be. वो उस direction में चल रहे हैं. तो it was challenging because, as जैसे people in all the services are, there's a certain command, there's a certain power that they have. But to make that relatable for people, and कि जैसे पहले किया गया, it should just be a little different. It should be our version of it. So people invest with the character and with the person. पवन सर, ये प्यार मोहब्बत इश्क की कहानी है, जिसको हम वात्सल्य बोल लीजिए, पेरेंटल प्यार तक ले जाते हैं। और मेरा किरदार यही है कि जो कि आपको जैसे ट्रेलर से पता चलता है कि कुछ छिपा रहा है, वो सिर्फ इसलिए छिपा रहा है क्योंकि और जीवन में खोना नहीं चाहता है। अब बाकी जो है वो आप जब देखेंगे तो रिवील होगा क्या खोया है और क्या नहीं खोना चाह रहा है, और कैसे एक यंग रोमांस की कहानी कैसे वापस दूर तक हम लेके जाते हैं, बैक एंड फोर्थ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड लव स्टोरी है ये। बैकग्राउंड उस वक्त के पीरियड की हो सकती है, लेकिन आप तो 20 साल तक की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम, और पीछे जाते हैं हम आगे पीछे। तो बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, प्यार मोहब्बत की कहानी, और कैसे मोहब्बत के सामने सब चीजें मौनी पड़ जाती हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो हो जाता है उसकी कहानी। ट्रू, वेरी वेल सेड। अंशुमन, मेरा कैरेक्टर ऋषि का है इस ग्रहण में। ऋषि का कैरेक्टर सत्यव्यास जी की नॉवेल 84 से चूंकि पूरी कहानी प्रेरित है, तो उससे ऋषि थोड़ा आपको मेरे और मनु के पर्टिकुलरली वामिका के कैरेक्टर को समझने के लिए वो 80 के दशक में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो दौर है, जैसे वामिका ने बताया कि थोड़ा हार्ड एंड फास्ट हो चुका है और चीजें बदल चुकी है। लेकिन मैं ऋषि के कैरेक्टर के साथ सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो उस दौरान शायद ये चीजें आज के जमाने में नकली लग सकती है कि एक ही आदमी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और उन चीजों को मतलब नकली बन के चीजें करता है। पर ऋषि जैसा इंसान है कि वो है तो बहुत इमोशनल, बहुत ही समझने वाला। उसकी खामोशी में एक बहुत बड़ा शोर है, जो मतलब सत्यव्यास जी ही लिखते हैं इस चीज को। और साथ ही साथ वो ऐसा इंसान है जो बाहर निकलता है तो दुनिया के लिए वो बहुत ही रफ सा, एक स्टबन सा इंसान बन जाता है, जाकि वहां पे वो चीजें उस तरीके से हैंडल करना जानता है जो कि वो दुनिया के रीति रिवाजों के हिसाब से मैच करे। तो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, लेकिन वो खुद के लिए कॉम्प्लेक्स है, सामने वालों के लिए बहुत ही सीधे और साफ तौर पे अपने आप को रखना जानता है, अपनी चीजों को बहुत ही, किसी भी इमोशन को बहुत ही गहराई से समझता है, जैसा कहानी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक खूबसूरत इंसान है जिसे जीने का मौका मुझे मिला है। It was regarding how did you put up you have portrayed an era of past era, तो चैलेंजेस क्या थे आपने जो फेस किए होंगे ये इतना रियलिस्टिक बनाने के लिए? बिकॉज ट्रेलर में आपको ऐसा लगता है कि आप वही जमाने में पहुंच गए हो। करेक्ट। सो व्हेन वी are trying to film the period of 80s, so there are many things which we had to keep in our mind consciously, जो कि चाहे वो लोकेशन की चॉइस हो, चाहे वो
एक्टर का लुक हो, कैरेक्टर किस तरीके का दिखता है, कैरेक्टर की जबान किस तरीके की है, इमोशंस किस तरीके के हैं, आज के एटमॉस्फेयर के इमोशन उन चीजों से अफेक्ट होते हैं, उस वक्त के इमोशन, उस वक्त की सिंप्लिसिटी, यू नो, मिनिमलिज्म, उन चीजों से अफेक्ट होते हैं। इन सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान में रखना था। तो जैसे लोकेशन की चॉइस की बात आती है, तो आज के जमाने में बहुत मुश्किल है आपको कहीं जाना और ऐसी कोई बिल्डिंग ना मिलना जो कि 4 फ्लोर से ऊपर की हो, जबकि 80s के जमाने में मुश्किल से 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती थी, अगर हम बोकारो जैसे शहर की बात करें तो लोकेशन की चॉइस इस तरीके की गई। इसके लिए हम जहां शूट कर रहे थे वो हमने शहर से बाहर एक हिस्सा चूज किया था शूट करने के लिए, वेयर वी हैव लेस नंबर ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट वी हैव स्काईलाइन क्लियर। आज के जमाने में मुश्किल है क्लियर स्काईलाइन दिखना। फिर जब हम कैरेक्टर्स के लुक पे काम कर रहे थे, तो कैरेक्टर्स के लुक में जो टीम काम कर रही थी, श्रीकांत देसाई इज द मेकअप डिजाइनर, तो उस वक्त के हेयर स्टाइल्स, उस वक्त का लुक वो क्रिएट करना था। फिर एक बहुत खास बात है हमारी कहानी में कि हमारे कई ऐसे किरदार हैं जो कि 80 की कहानी में भी हम देख रहे हैं और 30 साल की जर्नी के बाद वो आज के जमाने में भी मौजूद है हमारी कहानी में, एंड द सेम एक्टर इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो अब 30 साल की जर्नी में उन कैरेक्टर को एज करना था, हेयर लाइन चेंज हो जाती है, यू नो, स्किन का फॉल चेंज हो जाता है, बोन स्ट्रक्चर somehow get, you know, it starts looking different। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना, कैरेक्टर्स की जबान। तो जब हम 84 की बात कर रहे थे तो वो तो हमारे पास एक रेफरेंस था जो कि सत्यव्यास की नॉवेल है 84, तो उसमें वो इमोशंस की सिंप्लिसिटी, जैसे ऋषि और मनु की बात करें तो मनु है, मनु अल्हड़ है, उद्दंड है, अभी एक दूसरी जगह से यहाँ आई है रहने, सिंपल है बट कैटलिस्ट है स्टोरी की, तो उसमें वो एनर्जी, बट एट द सेम टाइम कीपिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैरेक्टर। कहानी का, पूरे कहानी का ना वन लाइन थॉट जो है वो ये है कि प्यार सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर पे भी और वो पूरे सीरीज की कहानी पे, बाकी कोई भी चीज जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो उससे नीचे रहेगा। और ये जो है ना कि प्यार और रिलेशनशिप, that's bigger than anything else, any conflict. So that has always been the true, whether we were shooting or when we were writing, and when you will see the show, you will realize that. So that is all I have to say. Over to characters. I'd like the actors. Megha, actually you asked a very good question which got cut, but I want to say something on that कि ग्रहण जो है शो, let me say, ग्रहण जो शो है, it's an epic tale of love, you know, and light, you know, at its core it's a story of relationships, you know. In 84 it's a love story, beautiful love story of Rishi and Manu. In modern times it's a relationship story of a father and daughter, Gursevak and Amrita. Okay, so at its core it's a story of love and relationship. All the other details that we see or we get hint, that is at the periphery, you know, how these relationships get affected at certain point due to socio-political atmosphere, right? So I would like to say कि ग्रहण को हम इस तरीके से देखें और इस तरीके से ही बात करें और बताएं कि it's a story of love and relationship, you know, and there is much more in the show rather than, you know, those historical facts. सेम ये मैजिकल, मैं इसी मोमेंट का पार्ट थी। और ये ना हम आपको जितना भी बोलकर बता दें, बट वो जब वहां पे जब हमने एक्सपीरियंस किया, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, एंड वील ऑलवेज रिमेंबर दीज मोमेंट्स। तो शो जब ये हम लोग की शूटिंग शुरू होने वाली थी और हमारा प्लान था 24th वाज डेट, तो अपने कमरे में बैठे हुए थे और बारिश हो गई, हमारा पहला दिन, और वी वर टू एक्साइटेड कि करना है एंड बारिश हो गई। तो एक कभी भी आप कुछ नया शुरू करने जाते हैं तो आपके अंदर एक होता है कि एम आई ऑन मार्क, वेयर जो वो शुरू होने वाला है उसमें मैं एकदम सही जगह, जबकि
हर एक तरीके से, जिस तरीके से रंजन सर नर्चर कर रहे थे, जिस तरीके से वो बच्चों की तरह पुचकार रहे थे और समझा रहे थे, वर्कशॉप हो रही थी, हर एक जगह ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं तो सब कुछ सही जा रहा है। बट एक ऐसा एज था जहाँ पे मुझे लगा था कि मैं शायद अभी भी कुछ है जो बचा हुआ है जहाँ पे नहीं पहुंचा। तो हमारे साथ अभिनव है, बहुत पाइवटल रोल कर रहे हैं इस, एंड वी सेट टुगेदर दैट डे। पूरे दिन बारिश होती रही और मैं रंजन सर को फोन लगा रहा हूँ, सर क्या कुछ मतलब कैसे हो सकता है, क्या शुरू होगा क्या? रंजन सर बोले नहीं, आज तो मुश्किल है, सब कुछ धुल गया है। तो उस 4-5 घंटे में जो छोटा सा मोमेंट बचा हुआ था, वो जो मुझे लगता था कि कहीं छूट रहा है, उस इनोसेंस के साथ, उस प्योरिटी को मैं कहीं ना कहीं मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, वो मोमेंट वहां मिला था मुझे अभिनव के साथ। और वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया। जितने भी, चाहे वो सुखविंदर चहर हैं, वो भी काफी मतलब चहर सर हैं, वो काफी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रोल। हमें जितने भी कैरेक्टर्स मिल रहे थे आफ्टर दैट, हम जैसे जैसे शूट शुरू हो रहा था, हम सबको नहीं जानते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को जब जानना शुरू कर रहे थे, तो वो जर्नी जो है एकदम उसी दौर में जा रही थी जिस दौर में वहां जाना था। और मुझे अगर जो मुझे सही में समझ में आना चाहिए, तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है जो हम लोगों ने वहां जिया, वो सिर्फ वहीं लेके जा रहा था जहां इस कहानी को, इस सच्चाई को और इसकी प्योरिटी को जाना चाहिए। तो वो ऐसे ऐसे सिर्फ एक मोमेंट में नहीं बात की। मैं तो अभी आपने बोला, हम लोगों ने सीरियसली काफी इंटरव्यू दिए और ये बात मैंने बोली कि शायद मैं ये पीरियड मेरी लाइफ में कभी आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतने लोग असम्बल इस तरीके से होके मिले हैं कि जो चीज मैं जहाँ पे मुझे अच्छा एक्टर बाद में बनने की बात होगी, मैं अच्छा इंसान बनने में जो चीजें हेल्पफुल होती हैं, इतनी अच्छी कास्ट, इतनी अच्छी क्रू और इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, शायद मैं उस दिशा में सही राह पे चल गया था। थैंक यू अजय। प्यार जैसी, मोहब्बत जैसी तो चीज ही कुछ नहीं है। और आप 100 बार ट्राई कीजिए, एक बार हुआ गड़बड़ हुआ, कभी डोंट गिव अप ऑन प्यार। जिस दिन आपको राइट डॉट पे लगा, उसके जैसी कोई चीज है ही नहीं। बहुत खूबसूरत चीज। और प्यार को Meghna, can we please wrap? Yeah. I'm just wrapping up. Yeah. Thank you so much, everyone, and it was lovely talking to you. Looking forward to the show, and all the very best. Thank you. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे।